मिनट। और रही बात भाई साहब कि सर ये और डिटेल बताओ, तो आपको पता होना चाहिए एंट्री नंबर 83 जो है वो लिस्ट 1 में है और स्केड्यूल 7 में होती है बच्चे। स्केड्यूल 7, ठीक है। तो आप इसको इलैबोरेटेड वे में ऐसे बोल सकते हो, स्केड्यूल 7 ऑफ लिस्ट 1 ऑफ एंट्री, नहीं ऐसे नहीं बोलते वैसे, एंट्री नंबर 83 ऑफ लिस्ट 1 ऑफ स्केड्यूल 7। स्केड्यूल 7 इज अ ब्रॉडर थिंग, ठीक है जी। अब आप समझिएगा, कस्टम्स एक्ट जो है ना 1962, एक और एक्ट भी है बेटा, कस्टम टैरिफ एक्ट, ठीक है। दो एक्ट होते हैं हाँ बेटे, लेकिन एक छोटी सी चीज बता देता हूं, कस्टम्स एक्ट जो होता है बेसिक लेवल पे कहने से, इट इज अ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स फर्स्ट थिंग। सो इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो ये ध्यान रखिएगा, गुड्स के ऊपर है बेटे, सर्विसेज के ऊपर नहीं है। बहुत अच्छी बात है सर। तो आप मेरे को बताइए, जो भी चीजें इंडिया में आती है उसको इंपोर्ट बोला जाता है, तो वो गुड्स तब तक छूटते नहीं है। मान लो अगर बाहर से आ रहे हैं, आपके हिसाब से गुड्स कैसे आ रहे होंगे, क्या क्या तरीके हैं? बाय एयर, बाय शिप, कन्वेंस बोला उसको बोला जाता है, वेसल, ठीक है। और कैसे आ सकता है? बाय एयरप्लेन, ठीक है। और ट्रेन, ट्रेन से भी आते हैं आसपास, जैसे पाकिस्तान से इधर कोई ट्रेन आ रही है, समझ लो, नेपाल की ट्रेन है, और हो सकता है, ठीक है, बांग्लादेश से हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए, साथ साथ लिखना है। ओ, घर जाके नोट करो तो सही नहीं है? घर जाके कर लेना मेरे हिसाब से, अभी मैं बोल देता हूँ, नहीं तो इसका आधा ही करा पाऊंगा। समझ रहे हो? तो बेसिकली जो सामान आ रहा है ना बच्चे, गुड्स जो आ रहे हैं, उसको मोड ऑफ व्हीकल को जनरली क्या बोलते हैं? कन्वेंस। कन्वेंस कैन बी वेसल, अगर समुद्री एरिया से आ रहा है तो उसको वेसल बोला जाता है, एयरक्राफ्ट होता है, या फिर व्हीकल होता है। व्हीकल कैन बी ट्रक ऑल्सो, जो लैंड के ऊपर चल रहे हैं, और इसके अंदर रेलवेज भी आ जाती है। तो ब्रॉडली देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ कन्वेंस, वेसल, एयरक्राफ्ट या फिर व्हीकल। लैंड के थ्रू आ रहा है तो व्हीकल बोला जाता है, व्हीकल के अंदर ट्रेन भी कवर हो रही है, ट्रक भी कवर हो रहा है, बस भी कवर हो रही है, जैसे भी सामान आ रहा है, ठीक है जी। ओके, आगे सुनिएगा। सर ये दो दो एक्ट क्यों कर पढ़ने पड़ेंगे बेटे? बहुत ही बेसिक लेवल पे 30-40 पेज का कस्टम्स एक्ट है, कोई ऐसी बात नहीं है। एक तो कस्टम एक्ट है 1962, जिसमें वो सारे रूल बताएगा कि भाई मैं क्यों लग रहा हूँ। आप मुझे बताइए कस्टम क्यों लग रहा है? जैसे चार्जिंग सेक्शन होता था इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स क्यों लगा? क्योंकि इनकम हुई। किसके ऊपर लगा? पर्सन के ऊपर, ठीक है। जीएसटी क्यों लगता था? क्योंकि सप्लाई हो रही है, सेल ऊपर, अब स्पेसिफिक मतलब बिकॉज ऑफ सप्लाई। तो वो जो टैक्स था वो किसके ऊपर लगा था? जीएसटी इज ऑन पर्सन और ऑन गुड्स। गुड्स। सिमिलरली कस्टम इसलिए लगता है बिकॉज आप इंपोर्ट करवाते हैं। मेरा आपसे सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय इंपोर्ट? हाँ, बाहर से इधर मंगवाया, इंडिया में इंपोर्ट। हमने देखा, अब जब कभी शॉपिंग करने जाते हो तो वो कहता है कि ये इंपोर्टेड गुड्स है, और वो बाहर से आया ना, इंपोर्टेड गुड्स। वो गलत बोल, जब एक बार गुड्स वो पोर्ट से छूट जाते हैं ना, उसको इंपोर्टेड नहीं बोला जाता। जब वो आपकी भारत देश की टेरिटरी में छूट के मिक्स हो गए, उसको इंपोर्टेड नहीं बोला जाता। वो लैंग्वेज के एंगल से, वो तो अपने एग्जैक्ट एग्जैक्ट, वो तो अपने बिजनेस के एंगल से बोलते हैं, समझ रहे हो? बट आप ये कह सकते हैं कि इंपोर्ट वो गुड्स कब तक रहते हैं, मतलब एक गुड्स को, मान लो कोई प्रोडक्ट है, ये फैन है, ठीक है, ये शिप से आ रहा है, बाहर से, यूएसए से आ रहा है। मैं ये जैसे ही ये गुड्स को मैं छुड़वा दूंगा ना वहां जाके, और मैंने अपने ट्रक में डाल दिया, ये इंपोर्टेड गुड्स नहीं आ रहा, मतलब इंपोर्ट खत्म हो चुका। जैसे ही आपने गुड्स छुड़वा दिए, इंपोर्ट कंप्लीट। समझ रहे हो? तो बेसिकली मैं डिस्कस करूंगा, तो ऐसे करके कई टेक्निकल बातें आएंगी। वो कौन से एक्ट में होगा? हमारा कस्टम्स एक्ट में। और वो क्या बोल रहा है? इट कंटेन्स प्रोविजन इन रिलेशन टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, नाम लिखे हैं बस मैंने, कोई इसका मतलब नहीं एक दो वैल्यूएशन रूल्स और हम कुछ करेंगे तो रूल्स है ना, जस्ट नाम लिखे हुए हैं। मुद्दे की बात ये, इसको डिटेल में बात करते हैं, छोटी सी चीज है। एक और होता है बच्चे, दैट इज कॉल्ड
कस्टम टैरिफ एक्ट। क्या सेक्शन है भाई? 1975। भाई साहब एक बात बताओ, क्या प्रोजेक्टर इंपोर्ट होता होगा? एसी इंपोर्ट होता होगा? प्रोजेक्टर विद एलईडी लैम्प, विद नॉर्मल लैम्प, प्रोजेक्टर, डिजिटल प्रोजेक्टर, हजार तरीके के तो प्रोजेक्टर बन जाएंगे मार्केट में, समझ रहे हो? एसी के भी हजार तरीके बन जाएंगे, इन्वर्टर एसी, स्प्लिट एसी, विंडो एसी, कितने एसी फैन के। आपको क्या लग रहा है जब आप उसको इंपोर्ट करोगे तो क्या बोला जाएगा? सभी एसी पे एक रेट है, या इलेक्ट्रॉनिक है एक रेट? ऐसे थोड़ा ना होता। और मैं आपके साथ जीएसटी में बात कर चुका हूँ, HSN होता था, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। वर्ल्ड वाइड वो कोडिंग सिस्टम यूज करा जाता है। तो आप जब गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो, जीएसटी ने वही कोडिंग अडॉप्ट कर रखा है। मैं सारी बातें कर चुका हूँ आपके साथ कि उसके 8 डिजिट के नंबर होंगे। आप जब वो डिजिट बताओगे तो आपको कस्टम का रेट पता लग जाएगा। वो कस्टम का रेट लिखा कहाँ है? जीएसटी कहता है। ये जीएसटी भी यही कहता है कि हम कौन सा एक्ट रेफर कर रहे हैं टू फाइंड आउट द रेट, कस्टम टैरिफ। इवन जो जीएसटी है ना, दे आर रेफरिंग दिस। वो ये देखते हैं कस्टम टैरिफ एक्ट में लैपटॉप कहाँ कौन से कोड पे आ रहा है, ठीक है, और उस पर वो रेट लगा रहा है। क्योंकि हजार करोड़ तरीके के अलग अलग प्रोडक्ट्स है भाई। बॉटल्स आ रही है, प्लास्टिक बॉटल, कांच की बॉटल्स, मल्टीपल टाइप्स ऑफ बॉटल्स आ सकते हैं, समझ रहे हो? तो बेसिकली कस्टम टैरिफ एक्ट क्या बताता है हमें? रेट ऑफ कस्टम। कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर दो शेड्यूल है, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 में सारी की सारी इंपोर्ट, अगर आपने इंपोर्ट करा तो आप शेड्यूल 1 रेफर करिए कि कौन सा गुड्स है, और अगर आपने एक्सपोर्ट करा है तो आप शेड्यूल 2 रेफर करेंगे। क्लियर है जी? एंड देन रूल्स एंड रेगुलेशन। कहिए, यहां तक क्लियर है बच्चे? भाई साहब ये जानना बहुत जरूरी है कि इंडिया की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि वरना आपको पता कैसे लगेगा इंपोर्ट हो रहा है नहीं हो रहा। आपको ये तो समझ आ रहा है दिल्ली इंडिया में, लेकिन आपको समुद्री एरिया में भी तो समझना पड़ेगा ना। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको पता है बच्चे, रिलायंस इंडस्ट्रीज का काम क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज का क्या काम है? बहुत सारे काम। मेन काम दैट इज रिलायंस जियो, जो टावर का काम है। नेट, हाँ, ऑयल का काम। कोई भी इंसान इतना अमीर बन ही नहीं सकता। ये जो टावर और टेलीकॉम है ना, अगर ये इतना बड़ा काम होता तो एयरटेल का भी आज सबसे बड़ा मालिक होता है। एयरटेल बहुत बड़ी कंपनी थी, जियो से पहले की आ रखी। वोडाफोन आइडिया है। जब तक आपके पास ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना जो नेचुरल रिसोर्सेज के हैं, तब तक आप उतने अमीर नहीं बन सकते। समझ रहे हो? और बाहर के लोग, जो यूएस के लोग हैं, अब वो इतने अमीर क्यों है, टेस्ला और ये? क्योंकि भाई वो भी एक बहुत बड़े लेवल पे सैटेलाइट का काम कर दिया उसने, रॉकेट स्पेस साइंस के अंदर चला गया। समझ रहे हो? वो मतलब पूरे ऑल ओवर अक्रॉस पूरा सैटेलाइट के थ्रू किसी को भी पिक्चर भेज सकता है वो। समझ रहे हो कि एक एरिया को पूरा ब्लॉक करना है, कुछ करना है, इस लेवल पर। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा अमीर है। तो रिलायंस का काम क्या है कि रिलायंस के ना समुंदर में बड़ी बड़ी शिप्स लगी हुई, इसको ऑयल रिग्स बोला जाता है, रिफाइनरीज। और वो समुंदर के नीचे से क्रूड ऑयल पड़ा होता है बेटा, जितना भी नीचे डेप्थ होगी। जैसे आपने टाइटैनिक मूवी देखी? टाइटैनिक मूवी डूब, मूवी नहीं, जो मूवी तो बहुत हिट हुई थी। टाइटैनिक शिप जो है वो डूब गई थी या वो था, मतलब लोगों ने कूद मारी थी या शिप डूबी थी? डुबाई गई थी। तो पता है वो अनसिंकेबल शिप थी। मतलब वो पहली, मतलब ऐसी वो बनी थी कि कुछ भी हो जाए वो डूब नहीं सकती। और वो डूब गई बेटे। ठीक है, तो बेसिकली जब वो ऑब्वियसली डूबी होगी तो नीचे कुछ तो बेस होगा। तो उस बेस तक क्या रिसर्च नहीं हो रखी? तो उस बेस से क्या मैं नेचुरल रिसोर्स नहीं खींच सकता? बिल्कुल खींच सकता। बेस तो होता ही है जी समुंदर का। कहने का मतलब ये है, अगर तुम दिल्ली में बैठे हो और तुम रिलायंस का ये जो शिप है, इसको कुछ सामान भेज रहे हो, खाने का सामान, क्योंकि वहां पे लेबर भी होगी और वो भी होगी। मेरे पास सारा काम क्या है, मेरे को भाई इधर बोट लगाऊं, शिप लगाऊं, जैसे मर्जी सप्लाई करूं पाइपलाइन के थ्रू। ठीक है, आप मुझे बताइए, इज इट एक्सपोर्ट या इट इज विद इन इंडिया? हाउ कैन यू से दैट? इट डिपेंड्स। एग्जैक्टली, डिपेंड करता है कि ये एरिया इंडिया में है कि नहीं। और तो बेसिकली इंडिया की डेफिनेशन जानना अब आपके लिए बहुत जरूरी होगा। क्योंकि अगर तो ये एरिया इंडिया का पार्ट, आप बोलो सर उसको
इंडिया में ही तो ऑपरेट करेगा। क्यों भाई, बाहर की कंट्री से लाइसेंस नहीं ले सकता वो, कि मैं आपके उस एरिया का इतना वो कर रहा हूँ, उसके बदले आपको पैसा दे रहा हूँ, हो सकता है। तो बेसिकली हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इंडिया की डेफिनेशन क्या है, और डेफिनेशन के अंदर क्या लिख रहे हैं बच्चे। इंडिया के अंदर जो स्टेट्स आएंगी, यूनियन टेरिटरीज आएंगी, वो तो नॉर्मल बात है, जो लैंड का एरिया आ रहा है, बट इट इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। कितना होता था टेरिटोरियल वाटर्स? नहीं, टेरिटोरियल होता था 12 नॉटिकल माइल्स तक। समझ रहे हो? तो अगर ये भारत देश का मैप है और अगर ये बेस लाइन है, तो भाई साहब टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया कितने नॉटिकल माइल्स है? 12। और व्हाट डू यू मीन बाय नॉटिकल माइल्स? हाउ मेनी किलोमीटर्स? मतलब हमें 2 किलोमीटर से ही समझ आता है ना। मतलब जैसे तेरा घर यहाँ से कितने नॉटिकल माइल्स दूर है, बता सकते हैं? 1.182। नहीं, 1.816 एक बार सर्च करना। 1.8 होता है, लगभग 2 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 नॉटिकल माइल्स इन किलोमीटर डालना। 1.812 है या 182 तो नहीं है, 1.8 में ही है। हाँ, 2 से ऊपर तो नहीं है। कितना आ रहा है? 1.852। ठीक है। सो 1.852 किलोमीटर्स इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल। तो मोटा मोटी 20 किलोमीटर कह सकते हो। बेस लाइन से एक बात बताओ बेटे, मान लो अगर तुम गोवा गए, तो गोवा में जो बीच होता है, क्या उसके 12 नॉटिकल माइल के आगे भी जा सकते हो आप? नहीं। यानी कि मोटा मोटी कितना बोल रहा हूँ मैं, मोटा मोटी कह सकता हूँ 20 किलोमीटर। कैसा हो सकता है कि आप कोई वाटर स्पोर्ट कर रहे हो और आपने उसका वो मोटर लिया और आप तो निकल लिया आगे? ठीक है, ऐसे नहीं होता भाई। अगर ऐसा हो सकता है कि सामने वाले की जो आर्मी होगी या कुछ होगी, नेवी, हाँ सॉरी नेवी, ठीक है, ठीक है, हो सकता है कि आप वापस ही ना आओ बेटे, सबमरीन ने पकड़ लिया, आपको पता लगे। है सर। पर मुद्दे की बात ये नहीं है सर जी, 12 नॉटिकल माइल तक भारत देश है, इसके ऊपर का जितना भी एरिया और इसके नीचे जो भी बेस लाइन भी बनेगी, वो भी सारा का सारा भारत का एरिया। दूसरी बात, एक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो बेस लाइन से 200 किलोमीटर तक जाता है बेटा। तो अभी कह सकते हो यहां तक तो 12 है, ये तो हमारा है ही, लेकिन इससे आगे का सारा हमारा नहीं है। इससे आगे के कुछ राइट्स हमें दे रखे हैं कि हम यहाँ के मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल, नेचुरल गैस। तो वो राइट्स, वो बहुत सारे एक्ट्स हैं जो कि और पॉलिटिकल और कंट्रीज के साथ बनते हैं। समझ रहे हो? सो बेसिकली एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पूरा इंडिया में नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसा लिखा होगा कि सर ये जो शिप है ना, जो एक्सप्लोरेशन का काम कर रही है, ये इंडिया में ही है। आई I मीन ये एरिया इंडिया है, ये इंडिया है, ये भी इंडिया। समझ रहे हो? अच्छा जी, अब आप समझिए, 12 नॉटिकल माइल तक ये हो गया, और इससे 200 तक जा रहा हूं तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक और लिखा हुआ मैंने, कंटिजियस जोन ऑफ इंडिया। देखो बच्चे, कस्टम एक्ट सिर्फ टैक्स लेने के लिए नहीं आया होता, बहुत सारे गुड्स की स्मगलिंग हो रही होती अननेसेसरी। मतलब जैसे ऐसा भी हो सकता है, आपको क्या लग रहा है समुद्री एरिया पे सिर्फ उनका इंटेंशन टैक्स का होगा? भाई साहब कितने सारे, मेरे एक फ्रेंड है जो कि ये कह रहा था कि हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि चेन्नई या कोचीन के पास, मतलब पता नहीं 500 किलो वो मिला कोकीन। एक न्यूज आई कि किसी बोट के अंदर है, तो वो ऊपर से हेलीकॉप्टर के थ्रू, उनके पास वो लेंस होता है, वो सारा स्कैन कर सकते हैं। समझ रहे हो? मतलब आपको वो ऊपर से अगर हेलीकॉप्टर जा रहा है ना, स्कैनिंग हो जाता है। समझ रहे हो? तो फिर उसको मिला तो थोड़ा रख लिया उसने। ठीक है, नहीं मिला नहीं था ऐसा, बट वो न्यूज थी तो मतलब उसका वो था। तो आप मुझे बताइए, ऐसा हो सकता है कि एक बंदा ना इंडिया से भाग रहा है और वो कह रहा है कि हे भगवान, मैं 12 नॉटिकल माइल पार कर जाऊं, उसके बाद तो ये पीछे आएंगे नहीं? पीछे आ सकते हैं। कितने तक? ना ना, 200 नहीं, और 12 नॉटिकल माइल, जिसको बोला जाता है, इस 12 नॉटिकल माइल को बोला जाता है कंटिजियस जोन ऑफ इंडिया। कि अगर कोई भाग रहा है तो उसको पकड़ने के लिए
हम लोग आगे जा सकते हैं। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ऑब्वियसली और बहुत सारे एक्ट के तहत पावर होगी जहां और आगे जा सकते होंगे। बड़े समझने की बात होती है कि सर 12 नॉटिकल माइल तक तो है, आगे का एरिया हमारा नहीं है, बट वी कैन गो अप टू हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल। मोटा मोटी 24 नॉटिकल माइल तक आप जा सकते हो आगे। मुझे बताइए। हाँ, इसमें तेरे मिनरल राइट्स है, पर वो एरिया में तू अपना चीजें कुछ कर रहा है या कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो। हाँ, वो तो फिर अलग एक्ट्स और वो लग जाते हैं। समझ रहे हो? मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? इसके अलावा अच्छा क्या लिखा हुआ, बस ऑलमोस्ट मैंने बता दिया। इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, बे, गल्फ, हार्बर, क्रीक, टाइडल, रिवर, बेटे इसके नीचे के एरिया को कुछ बोला जाता है, फिर सबसे बॉटम एरिया को बोला जाता है। वो आप जरा सा मॉड्यूल खोलोगे, फोटो दिखेगी आपको, वो एक दो दिख जाएंगे। ठीक है, इसके जो सबसे नीचे वाले एरिया को बोला जाता है ना, बोला जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो ऐसा वो नहीं है, तुमको सिर्फ एक फ्लो में बस नाम ऐसे दो तीन नाम लिख दिए तुमने, बस वो वाली चीज। क्लियर है जी? ओके, अब मुझे बताओ ये लाइन समझ आ रही है? क्लियर है ना? अब एक क्या लिखा हुआ है ये, इंडियन कस्टम वाटर, अरे सर एक और वर्ड आ गया। हाँ, तो क्या लिखा हुआ, एक्सटेंडेड अप टू ईजी एंड इनटू बे, गल्फ, हार्बर, क्रीक एंड इंडियन कस्टम वाटर बोला जाता है। वैसे इस लेवल तक आता नहीं है। टेरिटोरियल वाटर पता लग गया और तुम्हें ये पता लग गया ईजी के अंदर जो कुछ शिप और वो लगे वो इंडिया का पार्ट है, वो सफिशियंट है। कोई दिक्कत? अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसी ना ब्लॉक्स में चलती जाएगी बात, कवर करते हैं एक बार। दैट इज चार्जिंग सेक्शन। कस्टम का चार्जिंग सेक्शन शुरू करने से पहले एक बार पूछ लेते हैं, इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन। यस जी, याद होगा तेरे को? तेरे से बहुत उम्मीद है यार मुझे। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन, सैलरी का क्या है? 15? वो भी गलत बोल दी। 15 ही है विशाल जी, 15 है, 16 है? 16, 15 है और 16 ट्रांजेक्शन। और अदर सोर्स का चार्जिंग सेक्शन 59। हाँ, 50 to 56। हाँ, 56 गिफ्ट का है, वो 56 to 10 है। आगे का भी ना याद करना। अगर बड़ा गैप है यार। मैं जो सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में, तुम्हारा उससे भी खराब चल रहा है। एनीवेज, एक और सवाल पूछ, कैपिटल गेन का चार्जिंग। मैडम कॉन्फिडेंस से 49 बोल रहे थे आप, पीछे जैसे ही 45 बोला चेंज कर दिया आपने एकदम से। और जीएसटी का चार्जिंग सेक्शन 2, तो डेफिनेशन का मैं मुझे चार्जिंग पूछ रहा हूँ। मैं कौन सा अंदर की कोई कॉम्पोजिशन स्कीम पूछ ली मैंने? कॉम्पोजिशन, हाँ बता। आता है? तू बता नहीं रहा ना, नजर लग जाएगी नहीं। सर वो आप तभी बता नहीं रहे, मैं है ना कि लोग पता ना लग जाए ना कि पढ़ रहे हो। क्या पूछूं? कंटेंट, ठीक है, कंटेंट पूछ लेता हूँ। ठीक है, तो आइए, कस्टम्स एक्ट के अंदर बच्चे चार्जिंग सेक्शन होता है सेक्शन 12। सर 1 से 11 क्या करना है अपने को, कुछ नहीं लेने देने का रे। सेक्शन 12 कह रहे हैं ड्यूटी ऑफ कस्टम, कस्टम ड्यूटी लगेगी अगर आप गुड्स करते हो इंपोर्ट इनटू इंडिया या फिर गुड्स करते हो एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया,
एज पर दी टैक्स रेट, और ये टैक्स रेट कहाँ दिए हुए हैं जी, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1970। ले दे के आपको ये बात ध्यान रखनी है कि चार्जिंग सेक्शन कौन से सेक्शन में दे रखा है, सेक्शन 12 में। मुद्दे की बात ये है कि सर इंपोर्ट का मतलब क्या है। अब आपके सामने ना कई डेफिनेशंस आने वाली है, आज एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे बात चलेगी। इंपोर्ट का मतलब होता है, एक बात बताओ, अगर दिल्ली के गुड्स में मुंबई ले जाऊं तो क्या वो इंपोर्ट है? पर अगर यूएसए के गुड्स में दिल्ली ले आऊं वो इंपोर्ट है, क्योंकि दिल्ली इंडिया में है, तो टेक्निकली यूएसए के गुड्स इंपोर्ट। तो यही लिखा है, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोर्ट? टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस, इंडिया से बाहर लेके जाओगे तभी तो होगा। और आप मुझे बता दीजिए, ये ईईजी एरिया है और ये शिप अभी यहां पर है और गुड्स यहां पर है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। क्या ये इंपोर्ट हो गया है? इज इट इंपोर्ट? गुड्स इधर है और ये मान लो इंडिया का एरिया, इज इट इंपोर्ट? क्योंकि वो गुड्स अभी तक इंडिया आए ही नहीं। समझ रहे हो? पहली बात, जैसे ही गुड्स इधर आ जाएंगे, एज्यूमिंग द होल ईईजी इज इंडिया, हालांकि इंडिया की डेफिनेशन में क्या आ रहा है, TWI। तो अगर मैं तुम्हारे से स्पेसिफिक जाऊं, ये ईजी में भी घुस गया, तो इंपोर्ट अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ भाई, इंडिया में गुड्स आए ही नहीं है। जैसे ही ये TWI क्रॉस करेगा 12 नॉटिकल माइल की रेंज में, तो क्या बोल दिया जाएगा, इंपोर्ट स्टार्ट्स। खत्म नहीं हुआ प्रोसेस। समझ रहे? जब तुम इंडिया के अंदर आ गए हो तो इसको बोला जाता है इंपोर्ट स्टार्ट। अभी तुम बोल सकते हो ये इंपोर्टेड गुड्स हैं। समझ रहे? अब क्या होगा, ये शिप आके रुकेगी यहाँ पे, सामान, ऐसे बहुत सारी परमिशंस लेनी होती है, मैं डिस्कस करना पड़ेगा। शिप आने से पहले बताती है कि मेरे पास ये सामान है। ऐसे थोड़ा ना होता है बेटे, पूरी की पूरी शिप में RDX है और लगा दिया पोर्ट पे। समझ रहे हो? ऐसे थोड़ा ना होता है, सारे डिटेक्टर्स भी लगे हैं। समझ रहे हो? वो जैसे मशीन से डिटेक्ट कर ले जो चीजें हैं। तो बेसिकली जब आप आ रहे होते हो, आप इलेक्ट्रॉनिकली बताते हो दैट ये शिप नंबर है, उनको पता भी होता है। ऐसे सरप्राइज एलिमेंट थोड़ा ना होता है एक साथ 100 शिप आ गई बेटे एकदम से। समझ रहे हो? तो बेसिकली जो शिप आ रही है वो एक डॉक्यूमेंट सबमिट करता है। ऐसे ही मैं मिक्स करके बताता हूँ। गुड्स अराइव्ड एट इंडियन कस्टम स्टेशन। कस्टम स्टेशन क्या होता है मैं बता दूंगा। एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोला जाता है IGM, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिखा हुआ था। इस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है बच्चे इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। सो व्हेन द शिप कम्स इन, और कैसे आ रही है, आई मीन कह सकता हूं ये कन्वेंस बोलूंगा मैं इसको, और कन्वेंस कौन सा है, वेसल। तो आपको लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। गुड्स आर कम, जो भी मोड ऑफ कन्वेंस होता है उसको कन्वेंस बोला जा रहा है। और क्या चीज है, अगर समुद्र से आ रही है तो वेसल बोला जाता है। तो जो भी वेसल, और एयरक्राफ्ट में भी यही डॉक्यूमेंट यूज होता है। अगर प्लेन से गुड्स हो रहे हैं तो वो लैंड करने से पहले, चाहे तुम वेसल से आ रहे हो चाहे एयरक्राफ्ट से आ रहे हो, तुम इलेक्ट्रॉनिकली प्रायर टू अराइवल ऑफ द वेसल और एयरक्राफ्ट अपनी सारी डिटेल दोगे गुड्स की क्या क्या है तुम्हारे पास। नॉट जस्ट जो गुड्स उतारने हैं, तुमको आगे जाना है आगे जाओ, स्टोर्स है, पेट्रोल है, इतने लीटर पेट्रोल है, स्टाफ का खाने का सामान है, भाई भाई से एक एक चीज आएगी। समझ रहे हो? इंडिया में आप पास आने से पहले सारा डिक्लेरेशन करोगे। ये किसकी जिम्मेवारी होती है? उसको बोला जाता है पर्सन इन चार्ज। और ये पर्सन इन चार्ज किसको दे रहा है डिटेल? टू प्रॉपर ऑफिस। लेकिन जो व्हीकल वाला है, आप देखना एक और साथ में मैंने क्या लिखा है, IRS इंपोर्ट रिपोर्ट। लिख देता हूं मैं यहां पर, इंपोर्ट रिपोर्ट। थ्रू लैंड आ रहा है तो IR सबमिट करा जाता है, और अगर वेसल या एयरक्राफ्ट से आ रहा है तो IGM, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। और ये पहुंचने के बाद भी दे सकता IR को, क्योंकि जनरली क्या है, अगर गुड्स ट्रक से आ रहे हैं ना, उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसा रीजन मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि इनको भी बोला हुआ है कि चल भाई जब तू पहुंच जाएगा ना,
तो 12 घंटे के अंदर अंदर तू बता दियो ऑफ योर अराइवल, कहाँ पे बताएगा, कस्टम स्टेशन। ये क्या होता है, अब इग्नोर कर सकता है अब इसको, जिधर भी ये रुकेगा वहां पे रुक सकता है। कहिए साहब, क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, जब आप ये बताते हैं, ठीक है, सीक्वेंस समझिएगा, सोचिए जब गुड्स आते कैसे होंगे। मैं अब आपसे ये क्या डिस्कस कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो? इंपोर्ट प्रोसीजर। तो जो भी बंदा शिप में है, आइए एक बार जरा मैं शिप की बात भी कर लूं पहले। एक आपको समझना पड़ेगा पर्सन इन चार्ज क्या होता है। जैसे कि एक बात बताओ, जब आप बस में जाते हो तो कंडक्टर टिकट लेता है ना, सारी की सारी देख रेख वो ड्राइवर या तो कंडक्टर की होती है। ट्रेन में जाते हो तो टिकट कलेक्टर होता है या जो चला रहा है। डीएमआरसी में क्या होता है, वो ड्राइवर की जिम्मेवारी है, अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन करना है वो ड्राइवर को ही होगा ना। तो इसी तरीके से अगर तो आपका ये वेसल है, तो पर्सन इन चार्ज कौन होता है बेटा, मास्टर ऑफ द वेसल। सारी चीजें पॉइंट आ जाती हैं एमसीक्यू में किसी से। अगर पर्सन इन चार्ज एयरक्राफ्ट है, आई एम सॉरी, अगर जो आपका कन्वेंस है वो एयरक्राफ्ट है, तो पायलट इन चार्ज, और क्या बोला जाता है उसको, कमांडर भी बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर वो रेलवेज है तो कंडक्टर, गार्ड और पर्सन हैविंग चीफ डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन, अपने को याद होनी चाहिए बात। और अगर एनी अदर कन्वेंस है तो उसका कौन हो जाएगा, ये driver। तो मैं अभी आपके साथ किस चीज की बात कर रहा हूँ, इंपोर्ट की बात कर रहा हूँ। अगर तो तुम वेसल एयरक्राफ्ट चला रहे हो तो आईजीएम सबमिट करोगे, कौन करेगा, पर्सन इन चार्ज कर देगा। तो शिप है तो मास्टर ऑफ द वेसल, नहीं तो पायलट कर देगा। और अगर आईआर होगा, उसके थ्रू आ रहा है तो ड्राइवर लिखा हुआ है। क्यों, यही कहानी है ना। जब वो इन्फॉर्म करेगा इलेक्ट्रॉनिकली, कौन, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जा रहा है, आईजीएम, जो आपको पता है। तो ये जो पीओ है, प्रॉपर ऑफिसर, एक परमिशन देगा, उसको क्या बोला जाता है, एंट्री। क्या पास है, डिक्लेरेशन करी, अब वो वेट करता है कि जब मुझे एंट्री इनवर्ट देगा तो मैं जा सकता हूँ। और जैसे ही एंट्री इनवर्ट मिल गया, इसका मतलब आई हैव द परमिशन टू अनलोड द गुड्स। पार्किंग का भी सिस्टम होता है, कहाँ पे लगेंगे गुड्स, वहां से आगे वेयर हाउस में जाएंगे। ये तो नहीं है ना कि लोग रिसीव करने उसी टाइम आ रखे हैं, समझ रहे हो? तो बेसिकली एंट्री इनवर्ट का मतलब होता है अनलोडिंग ऑफ गुड्स एट द कस्टम under the supervision of proper officer at the approved places on working days at working hours। और जब जैसे ही अनलोड कर दिए, शिप वाले की जिम्मेवारी खत्म। ठीक है। अब वो गुड्स किसके पास चले जाए, कस्टोडियन के पास चले जाए। सो गुड्स आर अंडर द कस्टडी ऑफ कस्टोडियन। अब आप मुझे बताइए, जब तक कोई लेने नहीं आएगा पड़े रहेंगे वो? बिल्कुल। ऐसा भी हो सकता है कोई बंदे ने इंपोर्ट करा, जाएंगे, हाँ, तो गुड्स ऑप्शन करा देती है कस्टम वाले, कोई आ नहीं रहा है इसका, ट्रैक थोड़ा ना करता है, हो नहीं पाएगा। तो बेसिकली जो इंपोर्टर है, इंपोर्टर क्या करेगा बच्चे, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, बिल ऑफ एंट्री। ये हमने कहीं पे पढ़ा है, कहाँ पढ़ा, जीएसटी में पढ़ा। और एक सही जगह पर। आईटीसी, किन किन चीजों के बेसिस पे आईटीसी मिलता था, जिसमें इनवॉइस लिखा था, वहां पे एक बिल ऑफ एंट्री भी लिखा हुआ है। समझ रहे हो? तो ये एक प्रूफ होता है। बिल ऑफ एंट्री एक डॉक्यूमेंट होता है। हाँ, हाँ, ठीक है। बिल ऑफ एंट्री जो होता था वो क्या होता था, बिल ऑफ एंट्री एक डॉक्यूमेंट है जिसमें वो ये प्रूफ करेगा, ये जो गुड्स हैं, ये नाम लिखा है गुड्स के, ये बिल मेरे पास है, क्योंकि सप्लायर तो यूएसए का है, तो बिल मेरे पास है। आई एम दी ओनर, आई एम दी इंपोर्टर। इंपोर्टर कैन बी अदर पर्सन। आपको क्या लग रहा है, अगर आप सामान इंपोर्ट करते हो आप ही जाते हो? एज ए क्लियरिंग हाउसिंग एजेंसीज होती है, सीएचए। इट्स नॉट नेसेसरी आप दिल्ली में रहते हो, आप क्या मुंबई जाओगे क्या, मुंबई बोर्ड में? ये थोड़ा ना काम है आपका, आपने तो सामान मंगाना है, रॉ मटेरियल। आप किसी को आउटसोर्स कर देते हो तो वो बंदा इंपोर्टर बन जाता है। द वन हु गोज देयर एंड टेल कि ये मुझे दे दो, उस बंदे को इंपोर्टर बोला जाता है। नॉट नेसेसरी बी द ओनर। इट्स नॉट नेसेसरी दैट द ओनर, मतलब ओनर अगर जा नहीं रहा तो जो भी बंदा जा रहा है उसको इंपोर्टर बोला जाता है। समझ रहे हो? अब आप मुझे बताइए, ये जो बिल ऑफ एंट्री है, समझना, कौन फाइल कर रहा है, अच्छा फाइल तो कर रहा है इंपोर्टर। ठीक है। और इंपोर्टर को कह सकता हूं बेटे छोटी छोटी बातें, और आपके बहुत सारे पॉइंट कवर होते हैं इससे, क्योंकि जब पढ़ोगे ना तो आपका एक लॉजिक कनेक्ट होगा।
ठीक है, तो आप कह सकते हो ही कैन बी ओनर और मे, और मे नॉट बी ओनर लिख देता हूं ना, मे और मे नॉट बी नेसेसरी। यहां तक क्लियर है? जब ये जाएगा तो क्या करेगा आप बताइए? गुड्स छुड़वाने हैं, या हो सकता है ये बोले मैं 2 महीने बाद आऊंगा तब ले लूंगा। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है जी। मुंबई पोर्ट पे आया, मैंने आगे कहीं और भेजना है, वेस्ट इंडीज भेजना है, गुड्स अभी 2 महीने पहले आ गए, इसको ट्रांसपोर्टेशन लगाऊंगा, अपने गोडाउन में रखूंगा, कस्टम वालों के भी वेयर हाउस होते हैं, वहीं पे भी रखवा सकता हूँ। समझ रहे हो? तो बेसिकली आप जो बिल ऑफ एंट्री देते हो, वो बिल ऑफ एंट्री में लिखा जाता है कि होम कंजम्पशन का मतलब होता है सर मैं छुड़वाने के लिए, मेरे को गुड्स दे दो सर। ठीक है। वेयर हाउसिंग का मतलब होता है सर आपके जो वेयर हाउस है ना, अब वहां पे रखवा दीजिए। समझ रहे हो? और एक होता है ट्रांसशिपमेंट, इसको इग्नोर करो, अभी जब इस पे पहुंचूंगा हो जाएगा। ट्रांसशिपमेंट होता है कि बस अभी आगे और चला जाएगा। वेयर हाउस में भी यही होता है, वेयर हाउस का एक और होता है पर छोड़िए उसको अभी। होम कंजम्पशन होता है आप छुड़वाने आए हो, वेयर हाउस सर इसको अपने पास रखो, मैं आऊंगा दोबारा से 2 महीने बाद। ऐसा लोग क्यों करते हैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो मैं आज गुड्स छुड़वा सकता हूँ और आज रेट चल रहा है कस्टम इंपोर्ट ड्यूटी का 18, और सरकार ने बोल रखा है बहुत ही जल्द इस पे 6% होने वाला है, तो मैं इसको वेयर हाउस करा सकता हूँ, और जब मैं छुड़वाने जाऊंगा ना 6% लग जाएगा। ऐसे भी रीजन बन जाए, क्योंकि मेन आपको कस्टम ड्यूटी कब पे करनी है, जब तुम छुड़वाने जाओ। अब वो लोग सर ये तो वेयर हाउस का किराया भी तो लग रहा है भाई, फ्री में थोड़ा ना रखे रहेंगे। तो आपको जज करना है ना, आपको रखने में फायदा है, निकलवाने में फायदा है, ये तो आपकी जजमेंट है, कितने रुपए का कंसाइनमेंट आ रहा है, क्या चीज है। फाइल्ड बाय इंपोर्टर, देखिए जो डॉक्यूमेंट है ये कौन फाइल करता है? इंपोर्टर। और ये किसके पास फाइल करता है? ओके। इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करा जाता है और उसके पास सबमिट होगा। होम कंजम्पशन शॉर्ट में HC लिखूंगा मैं हमेशा, वेयर हाउसिंग के लिए WH लिखूंगा। ठीक है जी। आगे क्या बोल रहे हैं? अगर होम कंजम्पशन है सेल्फ असेस्ड, आपको क्या लग रहा है सारे बॉक्सेस खोल के देखा जाएगा कि इसमें मोबाइल फोन है या क्या है? नहीं हो पाएगा। कंटेनर है, बॉक्सेस बंद है, मैं कह रहा हूँ सर ये वाला जो कंटेनर है, कंटेनर नंबर का रेफरेंस है जो भी है, अगर उसको लगा कि नहीं खोल के मैं देखूंगा तो वो देख सकता है। लेकिन सेल्फ असेस का मतलब होता है, जैसे कि सपोज करो उसमें मोबाइल फोन आ रहे थे और मैंने बोल दिया कि सर उसमें ना कैमराज है, झूठ बोल दिया मैं, झूठी डॉक्यूमेंटेशन दो। ठीक है, क्यों करा होगा? क्योंकि कैमरा बोल के 6% लग रहा है, मोबाइल पे 18%, हो सकता है वो खुलवा दे। तो फर्स्ट लेवल पे क्या मैं कह सकता हूं, इसलिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बच्चे, सेल्फ असेस। आप खुद ही फाइल कर रहे हैं, PO के पास 100 करोड़ का माल आ रहा है, इनवॉइस अटैच्ड है, इतने कैमराज है, इतना इंपोर्ट ड्यूटी है, ये मैं पे करने आया। नो बडी नोज वट इज देयर इन द बॉक्स। इफ कस्टम फील्स, डब्बे खोलेंगे खोलेंगे, हो सकता है वो फ्री में कर दे, आगे फ्री में कर दे मतलब विदाउट चेकिंग आगे कर दे। समझ रहे हो? तो मुद्दे की बात ये है, जैसे ही आपने पेमेंट करी, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन जब भरते हो ना तो साथ में ही पेमेंट करते हो। पीओ को बोलते हो सर जी देखो गुड्स हैं, आई एम द इम्पोर्टर, मैंने पे कर दिया, अब तो गुड्स छोड़ दो, ट्रक खड़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर फॉर क्लियरेंस फॉर, और जैसे ही ऑर्डर आ गया, इंपोर्ट एंड्स। आपका इंपोर्ट स्टार्ट कब हुआ था? जब आप TWI में एंटर हुए। और खत्म कब होगी? जब आपने छुड़वाया। तो जो गुड्स यहाँ पे अब होते हैं वो तो छूटे हुए गुड्स हैं, तो उनको इंपोर्टेड गुड्स नहीं बोला। समझ रहे हो? एंड चार्जिंग सेक्शन, सर कब टैक्स लग रहा है? व्हेन यू प्रेजेंट बिल ऑफ फॉर इंपोर्ट। समझ रहे हो? तो बेसिकली अब आपको कनेक्ट हुआ होगा बच्चे। और अगर मान लो वेयर हाउस के अंदर रखा हुआ है, तो भाई अब कभी ना कभी तो छुड़ाने आएगा। तो जब भी बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, सर मैं वेयर हाउस में पड़े हैं छुड़वाने आया हूँ, ऑब्वियसली वेयर हाउसिंग के चार्जेस तो दूंगा ही, जो भी चल रहा है। उसने कहा ठीक है भाई, पे कर दिया वेयर हाउस का, ड्यूटी भी लेगा वो। ठीक है, और अब उसके बाद तो यही है ना, देखो पेमेंट कब हो रही है आप अगर समझोगे,
कस्टम ड्यूटी पे कब हो रही है? वेयर हाउस से पहले लिखा है या बाद में लिखा है? बाद में लिखा है, ये देखो ना, उसके बाद ये एरो बन रहा है ना, ठीक है ना। हालांकि मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, वेयर हाउस में गुड्स तब जाते हैं जब आप डबल द अमाउंट ऑफ ड्यूटी एज बॉन्ड रख के जाते। वेयर हाउस में गुड्स ऐसे नहीं जाते। दैट इज नॉट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, पता ही नहीं है, जब तुम छुड़वाओगे रेट तो तब पता लगेगा। तो वो मैं यहाँ पे छोटा सा लिख रहा हूँ, जस्ट आपको हेल्प मिलेगी। आप ये कह सकते हैं डबल अमाउंट ऑफ ड्यूटी बॉन्ड, वेयर हाउस बॉन्ड कहते हैं उसे। अगर आप डबल अमाउंट भर सकते हो, वो कहेगा वेयर हाउस ले जा रहे हैं, मैं कहा हाँ। कह रहे इस पे अगर आज तू छुड़वाता तो 1 करोड़ का कस्टम है। उसने कहा हाँ। तो कह रहा है 2 करोड़ जमा कर तभी वेयर हाउस में जाएंगे। हाँ सर, तो आप डबल द अमाउंट हो, और जब छूटेंगे जो एडजस्टमेंट होगी वो आपको वापस कर दिया जाएगा। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, बस अब आपने सही पढ़ लिया है। अब आप मुझे बताइए, अब पढ़िए इंपोर्टेड गुड्स की डेफिनेशन। मतलब ये लाइन समझ आनी चाहिए, जो गुड्स क्लियर हो चुके हैं वो तो इंपोर्टेड गुड्स नहीं बोल सकता ना सर। समझ रहे हो? ओके, इंपोर्टर का क्या मतलब है? सॉरी, इंपोर्ट का मतलब था ये तो, एक्सपोर्ट भी कर लिया था हमने। ड्यूटीएबल गुड्स, जिनके ऊपर अभी तक कस्टम ड्यूटी पे ना करी हो, उसको ड्यूटीएबल बोला। जैसे सपोज करो सामान उतरा था और मैं जाऊंगा नहीं, अगर मान ली वेयर हाउस पे नहीं भी गया, हालांकि वेयर हाउस भी है, सामान उतरा हुआ है, मैं 20 दिन से गया नहीं उधर, ठीक है, तो वो गुड्स को ड्यूटीएबल बोला। जिस, हाँ, एग्जैक्ट, ठीक है। गुड्स विच आर चार्जेबल टू ड्यूटी ऑन विच ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड। एक्सपोर्ट का मतलब क्लियर था आपको? गुड्स के अंदर दुनिया जहान की सारी बातें आ जाएंगी, गुड्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये जो वेसल एयरक्राफ्ट व्हीकल जो लेकर भी आ रही हैं, वो भी गुड्स है। हालांकि उस पर फिर जीएसटी नहीं लगता। पर एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं एयरप्लेन ही इंपोर्ट करा रहा हूं, एक प्लेन के अंदर ही प्लेन है, क्या नहीं हो सकता? शिप में बाहर से खरीद रहा हूं, तो क्या वो गुड्स नहीं है? बिल्कुल गुड्स हो सकता है। हेलीकॉप्टर भी हो सकता है भाई, वो बहुत स्पेशियस होते हैं वो जो। हाँ, नहीं, अगर बल्क में आते हैं, 100 प्लेन आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं वो, यूएस के वो जैसे दिखाते नहीं है वो जो ट्रूप। हाँ, नहीं देखे नहीं यार, चलो इधर दिखाऊंगा, यहाँ पे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, स्टोर्स क्या होता है भाई? उस वेसल एयरक्राफ्ट व्हीकल या जो भी आ रहा है, उन्हें खाने का सामान नहीं है सर, कंज्यूमेबल्स कितना सारा होगा, वो सारा डिक्लेयर करना पड़ता है आपको, दैट इज गुड्स। तो अगर वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा ना, तो लोग कहेंगे हम डिक्लेयर क्यों करें? नहीं, वो गुड्स है, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा आईजीएम में। इतने किलो दाल मखनी अभी फ्लाइट में है, समझ रहे हो? सारी चीजें बतानी पड़ेंगी आपको। बैगेज क्या होता है? बैगेज का आइडिया? बैग, बैग, एज, और एज क्या? बैग की एज। हाँ, क्या होता है बैगेज? फ्लाइट से गए हो आप, जो आप हैंड कैरी करते हो, लगे बैगेज, उसको बैगेज बोला। आई मीन जो ट्रैवलर्स होते हैं ना, जो बिजनेस, जो अपने साथ लेके, और अगर आपके सेकेंड हैंड भी है, ठीक है, तो बैगेज रूल्स लगते हैं। जैसे आप दुबई अगर जाते हो ना, तो क्या आप बहुत सारा गोल्ड लेकर आ सकते हो? नहीं, सिर्फ एक दो, हाँ कुछ लिमिट है, वो एग्जैक्ट लिमिट। क्या आप 5 लैपटॉप लेके आ सकते हो? नहीं लेकर आ सकते, आई थिंक एक होता है। और हाँ, ठीक है, और आईफोन का भी यही। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 20 आईफोन यूएस से ले आए और यहाँ पे बेच दिए बेटे। आजकल आपने देखा यार, एक और बड़ी गड़बड़ हो गई है, iPhone 10 को बिल्कुल ही हटाई दिया उन्होंने, देखा? मतलब पता नहीं लगा होगा। अब पता है क्या कर दिया उन्होंने? मेरे पापा के पास ना iPhone 10 है, वो यूपीआई नहीं कर पा रहे, सॉफ्टवेयर वो हटा दिया मतलब।
उसके बाद अगर जैसे मैं अपना कैमरा सब बंद भाई, भाई ब्लूटूथ तक कनेक्ट नहीं हो रहा। हाँ, मैंने पता है क्या सोचा था, मैं इसका कैमरा कनेक्ट करता हूँ ना, तो इस पे कॉल आ जाती है तो डिस्टरबेंस आ जाती है। तो उनके फोन, उन्होंने फोन ले लिया दूसरा, ठीक है, तो मेरे को था मैं उस फोन का कैमरा यूज करूंगा, मैं उसको और इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा, ब्लूटूथ से भी नहीं हो रहा कनेक्ट। नहीं, तेरा कौन सा है? 10 है। मैं तो दिखाऊंगा वो फोन ला के। मैं कल 1-2 घंटा मैंने यूट्यूब पे भी देखा, तो एक वीडियो भी थी उसमें कि वो बताएगा कि कैसे कनेक्ट हो सकता है, तो उसे 2 मिनट तक यही बोलता गया, आगे आने वाला है, वीडियो खत्म हो गई। कितने सारे लोग तो व्यूज के चक्कर ठीक है ना। तो मैं लेकर आऊंगा, तुम कह रहे हो ना फोन खराब है, लेके आना। नहीं नहीं आएंगे, आएंगे कस्टम की क्लास में तो आएंगे, नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा। मतलब मेरे को यही था कि मैं ये कैमरा ना इसलिए कनेक्ट नहीं कर रहा था, कॉल आ जाती है। लग रहा है सभी फोन देख कर मैं एक्सचेंज कर ले ले यार तुझे, फोन तेरे से ज्यादा बड़ा था। मैं याद रखूंगा यार, उस दिन आपने हेल्प करी थी मुझे। लेकिन बस ये था कि जैसी खोया एकदम से कैसे आ गए तुम। ठीक है, उसके बाद करेंसी नेगोशिएबल, भाई साहब आपको बताना पड़ता है कितना पैसा लेके जा रहे हो, क्या चीज हो, गुड्स है, एनी अदर काइंड ऑफ मोल, मुझे बता दो कुछ छूटा क्या। हालांकि एनालिसिस तो 1000 तरीके हो सकते हैं, करने की जरूरत ही नहीं है, ये नाम अलग से दे रखे हैं। उसके बाद क्या बोल दिया, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी मेरे को बता दो, प्रोजेक्टर, चेयर, एसी, फैन, लाइट, सारी चीजें तो आ गई, मोबाइल, कैमरा, लैपटॉप, सब चीजें तो आ गई, चेयर। मैं कुछ नहीं बोल रहा बेटे, ये लाइन पढ़ो आप, मुझे बताइए समझ आई। इंपोर्ट, आगे क्या लिखा है, कमेंस। इंपोर्ट कॉमर्स नहीं है, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैंने भी ना कॉमर्स ही रीड कर लिया था अभी, मैंने कहा देखता हूँ क्या कर। इट बिकम्स पार्ट ऑफ मास ऑफ गुड्स, तो वो यही है, यही है, दैट इज व्हेन इट इज क्लियर्ड फ्रॉम कस्टम पोर्ट या एयरपोर्ट या जो भी। और कैसे करोगे भाई, होम कंजम्पशन करके ही करोगे ना। तो टैक्सेबल इवेंट, टैक्सेबल इवेंट क्या है, गुड्स रीच्ड कस्टम बैरियर, यानी कि गुड्स कस्टम पोर्ट पे आ गए, ठीक है, एयरपोर्ट पे आ गए, कस्टम स्टेशन, देखो क्या होता है, समुद्री से आ रहा है तो उसको बोला जाता है कस्टम पोर्ट, पोर्ट तो आप समझते ही हो ना, एयरपोर्ट से आ रहा है तो कस्टम एयरपोर्ट, और अगर वो थ्रू लैंड आ रहा है तो कस्टम स्टेशन बोला, कस्टम स्टेशन बोला, समझ रहे। तो बेसिकली व्हेन गुड्स रीच एंड बिल ऑफ एंट्री इज फाइल्ड। ज्यादा लंबा एनालिसिस नहीं, समझ रहे, एग्जैक्टली नहीं भूलेगा भाई, घर में भी बोलता है क्या, मम्मी मुझे बेटे भूख लगी है, एग्जैक्ट। ठीक है, और मुझे बताइए, अगर आपने गुड्स को वेयर हाउस में डाल दिया है तो उसका टैक्सेबल इवेंट कब आएगा, तो भाई जब होम कंजम्पशन करोगे, और ले देगे तो जब छुड़वाने जाओगे तभी हो रहा है ना, समझ रहे हो, वो वाली चीज है। एक्सपोर्ट का क्या कह रहे हो, एक्सपोर्ट कंप्लीट कब होता है, जैसे वो टेरिटोरियल वाटर से बाहर चला जाता है, एक्सपोर्ट कंप्लीट। एक बात बताओ, वो टेरिटोरियल वाटर में इंडिया में ही है, मैं कैसे बोल दूं एक्सपोर्ट कंप्लीट हो गया। तो एक्सपोर्ट इज कंप्लीटेड when goods cross territorial water of India. If goods sinks within territorial water of India, डूब गए, export does not। कहिए साहब, समझ आ रहे हैं। बिल ऑफ एंट्री के बारे में मैंने आपको काफी बता दिया, पर यहाँ पे ना अलग अलग कलर ऑफ बिल ऑफ एंट्री होता है, येलो, ग्रीन, व्हाइट कलर की, होम कंजम्पशन के लिए अलग कलर होता है, वो होता है, तो थोड़ा सा लिखवाऊंगा जब वो पॉइंट्स आएंगे, समझ रहे हो। एक्सपोर्ट है, कोस्टल गुड्स पढ़ लो रे एक बार,
एक होता है इंपोर्टेड गुड्स जो वहां पड़े हुए हैं, जब वो छूट जाते हैं तो उसको क्या बोल दिया जाता है, कोस्टल गुड्स। डोमेस्टिक गुड बोल लो, कोस्टल गुड बोल लो। भारत देश के गुड्स या गुड्स छुड़वा लिए, जब वो मास ऑफ गुड्स में आ गए तो उसको कोस्टल गुड्स बोल दिया जाता है। क्लियर है साहब? कन्वीनियंस हो गया था। अब एक चीज समझना, एक ब्रॉड वर्ड है कस्टम स्टेशन। कस्टम स्टेशन होते हैं जनरली इन सबके लिए होते हैं, जैसे कि कस्टम पोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट। लैंड कस्टम स्टेशन जो होता है ना, ये आपके वो व्हीकल्स के लिए, रेलवेज और फिर इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल। अपने को क्या लेना देना, डेफिनेशन में आ रहा तो ले रहे हो, करेक्ट, ठीक है। हालांकि बोलने को वो एयरपोर्ट में भी आ सकता है, पर और भी टेक्निकल चीजें जिंदगी में बहुत है, समझ रहे हो। और फॉरेन पोस्ट अपने को कुछ नहीं करना है इसके को, मोटा मोटी पोर्ट, एयरपोर्ट, लैंड कस्टम स्टेशन के ऊपर ही बातें चलेंगी। ये दोनों नाम लिखे हैं, बस आपको ध्यान होना चाहिए। क्लियर है जी? अब बताइए मुझे कस्टम एयरपोर्ट क्या लिखा हुआ है। अच्छा आपको क्या लग रहा है, जैसे चलो पहले कस्टम एयरपोर्ट पढ़ लो। 3 बजे कर लेते हैं स्टार्ट, है ना। ईसॉप की प्रैक्टिस करी थी? 1.5 घंटे से मैकडॉनल्ड्स में बैठे हो? हाँ, 1:30 बजे बात हुई थी कि सर हम मैकडॉनल्ड्स से बैठे। मुझे लगा आगे पूछोगे सर आपने कुछ खाना ही नहीं, खाना तो यार पूछा ही नहीं। तो भी उधर ऐसे फ्री में जाके बैठ जाते हो, नाम खराब कर रहे हो टी जंक्शन में। अच्छा, मैकडॉनल्ड से कुछ नहीं खाया? आज मैं खिलवा। कस्टम एयरपोर्ट समझ आया, ये डेफिनेशन है, नॉर्मल चलेगी। कस्टम पोर्ट क्या है रे? 7A के अंदर CBDT ने लिखे हुए हैं ये कस्टम पोर्ट है। ऐसे नहीं होता कहीं पे भी रोक लोगे आप, वो जो पर्सन इन चार्ज है उसकी जिम्मेवारी है कि वो कस्टम पोर्ट है, जैसे बस स्टैंड होता है ऐसे कस्टम पोर्ट होते हैं। ठीक है, जैसे रेलवे स्टेशन के, हाँ रेलवे स्टेशन होता है, DMRC के स्टेशन में ऐसे कहीं पे भी रुक के उतार देती है लोगों को। ऐसा थोड़ा ना होता है, भले ही कभी कभी तो हो जाता है। कभी हुआ आपके साथ ऐसा? यार, पर ऐसा कभी हुआ है मेट्रो में गए और बीच रास्ते उन्होंने उतार दिया कि खराब हो गई है मेट्रो? इससे आगे नहीं जाएगी, दूसरी चेंज करो। चेंज नहीं, बल्कि मतलब वो स्टेशन भी नहीं आया अभी, पर तू उस पे चल रहा है। हुआ है, हुआ। मतलब एक गुड़गांव, हाँ मतलब मेरे को ध्यान है, मेरे साथ नहीं हुआ था, जागृति मैम गई हुई थी। तो पहले तो बहुत देर तक क्या है ना, इतना गुड़गांव वाली मेट्रो बहुत भरी होती है। अगर वो भरी हुई है पूरी, एक बार अगर तुम जाओगे ना गुड़गांव मेट्रो में, अगर ये एक वो है, तो भाई साहब इसमें 100 बंदे होते हैं। ठीक है, मतलब सुबह 8:30 9 बजे जाओगे ना, तो सिर्फ एक एक बंदा ही उतरता है और यहाँ तक पूरा भरा होता है। और सोचो अगर इस टाइम वो खराब हो जाए और अगर खुले ना, तो सफो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाए, तो उन्होंने क्या करा, थोड़ा सा आगे करके दरवाजे खोल के बोले उतर जाओ। तो ऐसा हो रखा है, मतलब होता है ऐसा, बहुत रेयर होता है, पर वो चीज है। तो एक डेजिग्नेटेड एरियाज होते हैं जहां पे उतारा जाता है। मुद्दे की बात ये हुआ भाई, कस्टम पोर्ट समझ आ गया, एयरपोर्ट समझ आ गया, अब मुझे बताओ कस्टम एरिया क्या है। अगर मैं तुम्हें एक बात बोलूं ना, सोच के देखना, अगर इसको मैं कस्टम स्टेशन बोल रहा हूँ, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ये क्या है, कस्टम स्टेशन। क्या मैं कह सकता हूँ इसके अंदर ही पोर्ट आ रहा है, एयरपोर्ट आ रहा है, लैंड कस्टम स्टेशन, इंटरनेशनल एंड फॉरेन पोस्ट, यही है ना कहानी। और कस्टम एरिया क्या है? कस्टम स्टेशन ही उसके अंदर, यानी कि कस्टम एरिया तो उससे बड़ा हो गया भाई। समझ रहे हो, कस्टम एरिया में तो सारा पोर्ट सब कुछ सब आ गया, स्टेशन भी आ गया, साथ में क्या आया देखना, कस्टम स्टेशन आ गया, तो तुम समझ रहे हो, पोर्ट, एयरपोर्ट और वो सारे आ गए। और क्या कह रहे हैं, वेयर हाउस, एनी प्लेस इन विच imported गुड्स और एक्सपोर्टेड गुड्स आर केप्ट बिफोर क्लियरेंस, वो एरियाज भी आ गए। मुझे बताइए, जस्ट आपको एक रेफरेंस के लिए समझ आना चाहिए। क्लियर है बच्चे? ओके, मुझे मैं काफी बातें समझा दी आपको, स्टोर्स पढ़ दो एक बार, बस हो ही गया बस ऑलमोस्ट। जो वेसल साथ में लेके चल रही है उसको स्टोर बोल रहे हैं ना। प्रोहिबिटेड गुड्स, जो गुड्स
लाना अलाउड नहीं है, इंपोर्ट करना अलाउड नहीं है, वो प्रोहिबिटेड गुड्स है। लेकिन अगर उन गुड्स के ऊपर चार कंडीशन लगी हुई है और मैंने वो चारों कंडीशन फुलफिल कर दी, क्या वो प्रोहिबिटेड गुड्स कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। यही लिखा हुआ है, रीड कर लीजिए। ऑल क्लियर? ओके। एक्सपोर्ट प्रोसीजर अभी नहीं करना, एक अच्छा इंटरेस्टिंग सा वो करता हूँ और फिर कहता हूँ। यही बात कर रहा हूँ। सोच के देखो, सामान बाहर से आता है, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट सबमिट करता है कौन? पर्सन इन चार्ज, है ना? तो फिर कौन सा परमिशन मिल जाती है? एंट्री इनवर्ड्स, जिससे अनलोडिंग हो जाती है। और फिर इंपोर्टर का इंतजार करा जाता है कि वो आएगा, बिल ऑफ एंट्री देगा, और फिर हम उसको क्लियरेंस ऑर्डर दे देंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि जब सामान उतर रहा है तब तो 100 के 100 यूनिट उतरे, और जब इंपोर्टर आया, ध्यान से सुनना, जब उतरा है अंडर दी सुपरविजन ऑफ कस्टोडियन उतरता है। कस्टोडियन देखता है क्या सामान उतर रहा है, भाई संभाल के रखना। भाई इंपोर्टर ने 100 बॉक्सेस उतरे, और जब वो आया तो 99 बॉक्सेस थे, तो वो इम्पोर्ट ड्यूटी 100 पे देगा, 99 पे। 99 को कहेगा भाई साहब गायब कर दिया आप, मैं कहाँ से दूँ? और मैं इसको चोरी नहीं बोल रहा, मैं इसको आग लगना नहीं बोल रहा। दैट इज कॉल्ड पिल्फरेज। पिल्फरेज होता है छोटा मोटा चीज। जैसे कि आप मुझे बताइए, यहाँ पे क्या मैं कह सकता हूँ, अगर जैसे चेयर्स होती हैं 50, तो कह सकता हूँ एवरेज हफ्ते में एक चेयर तो टूटी जाती है ना? हो जाता है ना? कुछ बच्चे ऐसे पंजे लड़ा लेते हैं किसी के ऊपर ही, ठीक है। और फिर कभी जैसे पार्टीज होती है तो एक के ऊपर एक चेयर रख दी जाती है ना? संजय भी ऐसे सही से नहीं रखता, बस फटाफट ऊपर कर देता। तो आप मुझे बताइए, नुकसान है कि नहीं है? नुकसान तो है ना? तो इसको क्या, वो छोटा मोटा नुकसान है बिल्कुल आपके लिए बेटे, रिच कैटेगरी। तो मुझे बताइए, इसको क्या बोला जाता है बच्चे? पिल्फर्ड गुड्स, पिल्फरेज बोला जाता है। पहले के टाइम पे मार्कर्स होते थे ना, पढ़ाया जाता था। आज अभी 3 मार्कर पड़े हैं। मान लो हर रूम में 3 3 पड़े हैं, कल में आया एक मार्कर गायब है। तो छोटा मोटा तो हो जाता है ना बिल में। लेकिन इम्पोर्टर जब आएगा तो वो तो भाई उसी पे जीएसटी, उसी पे कस्टम ड्यूटी देगा ना, जो मैं लेके जा रहा हूँ। वो तो बिल लेकर आया होगा 100 बॉक्सेस का। लेकिन अगर 99 रह गए, तो एक तो बोलेगा सर एक बॉक्स गायब कर दिया, पेमेंट तो करनी पड़ेगी मुझे उसे। तो सरकार करे चल तू कस्टम ड्यूटी तो मत। अब बोलोगे सर ये तो गलत बात है। भाई कभी कभी गुड्स का नेचर ऐसा होता है कि वो इवेपोरेट हो जाता है। मैंने 5,000 किलो लिक्विड कोई चीज मंगाया जो 4,900 रह गया। समझ रहे हो? पेट्रोल इवेपोरेट हो गया, कुछ हो गया। तो बेसिकली पिल्फर्ड गुड्स, इसको क्या बोला जाता है? गुड्स विच आर पिल्फर्ड, नो ड्यूटी इज टू बी पेड ऑन पिल्फर्ड इफ गुड्स आर पिल्फर्ड आफ्टर अनलोडिंग। ये बात बताओ, अगर वो शिप में ही खराब हो गया तो कस्टम वाला तो जो आया उसी पे ही लेगा ना। समझ रहे हो? मुद्दे की बात ये है कि सामान उतरा पूरा, ध्यान से अगर आप सोचोगे, सामान उतरा पूरा एंड बिफोर द ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस। आप सोचिए, गुड्स आर पिल्फर्ड मतलब गुड्स डिस्ट्रॉय कब हुए? मैं इसको डिस्ट्रॉय वर्ड नहीं बोलूंगा, बट छोटा मोटा चोरी कब हुआ है बच्चे? आफ्टर अनलोडिंग, बिफोर थी, मतलब कस्टोडियन की निगरानी के सामने सामने हुआ। समझ रहे हो? वो कह रहे हैं हाँ यार सामान तो उतरा था, कुर्सियां तो 50 थी, 49 दिख रही। तो उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? पिल्फर्ड। और आप मुझे बताइए, और तो बेसिकली कोई ड्यूटी लगेगी नहीं लगेगी? दूसरी बात, अगर वो गुड्स थोड़े से टूट गए, तो या तो मैं बोलूं कि सर ये तो खराब हो गए इसे मत करो, पर अगर वो रीस्टोर करके दे रहा है तो क्या फिर ड्यूटी लग जानी चाहिए? वो कह रहे हैं ये छोटा सा वो है। आपको क्या लग रहा है कस्टम वालों का मैकेनिक नहीं होते होंगे? कितना सारा सामान आता है, कुछ टूट जाता होगा, हल्का सा रिपेयर करके दे देते होंगे, ले ले भाई चार्जेस नहीं लेंगे इससे। तो पिल्फर्ड गुड्स आर नॉट रीस्ट, अगर तो वो रिस्टोर नहीं हुए तो ड्यूटी नहीं है। लेकिन अगर वो रिस्टोर हो गए तो ड्यूटी देगा भाई। इफ गुड्स आर रिस्टोर्ड, ड्यूटी इज। एंड आपको ध्यान रखना है बच्चे, ये जो पिल्फर्ड गुड्स है इसका कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 13, क्योंकि इसके ऊपर ना पॉइंट आ सकता है। पिल्फर्ड का ट्रीटमेंट अलग होता है और किसी चीज का डैमेज होने का ट्रीटमेंट अलग होता है। आग लग जाने की वजह से 50% गुड्स जल गए, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? देखो होता तो वो भी जीएसटी में नहीं दूंगा उस पर, लेकिन उसको पिल्फर्ड नहीं बोला जाता। पिल्फर्ड होता है छोटा मोटा कोई चीज होना। मुद्दे की बात ये, सेक्शन 13 डज नॉट डील्स विद, ये 13 जो है, इट डज नॉट डील विद गुड लॉस्ट एंड डिस्ट्रॉयड। उसके लिए अलग सेक्शन देखेंगे 23।
गुड्स पिल्फर्ड बिफोर अनलोडिंग, अगर शिप के अंदर ही गड़बड़ हो चुकी है तो आप मुझे बताइए क्या कस्टम वाला आपसे उसके ऊपर पैसे मांगेगा? जब बॉक्स ही 98 उतरे हैं तो मैं आपसे 100 का क्यों लूंगा? समझ रहे हो? सवाल तो तब आता है ना 98 उतरे और मैं उसको 95 दे रहा हूं, कि तब किस पर है? दूसरी। नहीं, वो गुड्स इंपोर्ट मेरे को पैसा मिल रहा है, वो तो मैंने इंश्योरेंस करा रही जो कि होती भी है इंश्योरेंस, बट वो गुड्स इंपोर्ट नहीं हो। गुड्स पिल्फर्ड आफ्टर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, आप गुड्स निकाल चुके हो, अब क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय होगा तो होगा, अब तो तुमने ड्यूटी पे कर दी, अब 20, अब 13 कोई माफ थोड़ा ना करेगा तुम्हारी। वो क्या बोल रहे देखना, गुड्स पिल्फर्ड आफ्टर क्लियरेंस, आफ्टर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन और वेयर। तो बेसिकली अगर आप जस्ट सिर्फ होम कंजम्पशन समझो, अगर मैं गुड्स निकाल चुका हूँ फिर खराब हो रहे हैं, कोई रोल ही नहीं है कस्टमर, क्या करूँ उसको कॉल करके? पेमेंट तो हो चुकी है सारी, कही है साहब, क्लियर है यहाँ तक? तो सर जी आप ये कह सकते हैं टोटल वैसे 3 चैप्टर बटे हैं, जिसमें से एक चैप्टर अप्रोक्सीमेटली 80% हुआ है, और आज का ही आपका थ्योरेटिकल था, काफी चीजें प्रैक्टिकल है, कस्टम ड्यूटी कैसे निकलेगी, टाइप ऑफ कस्टम ड्यूटीज, तो 2-3 क्लास मैक्सिमम के अंदर हमारा ये डन हो जाएगा। क्लियर है साहब? आप क्या करना बच्चे, ये सारे के सारे ना नोट्स रिकॉर्ड कर लें, ठीक है? मतलब इसी में ही मैं सारा ऐड कर दूंगा आपका, ठीक है, जो भी पॉइंट्स होंगे। हाँ जी, ऑनलाइन में क्लियर है? अनुषा जी एंड शिफा जी। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स 3 बार हो चुका है, आज पढ़ाओगे आप? ये मेरे को है यार, देख अब पता है कब रखते हैं, 2 अक्टूबर को छुट्टी है, 2 अक्टूबर को रखते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद एक संडे रख लेंगे, 20 यार कल मेरा ना, हाँ ऑनलाइन नहीं, कब का? किसके लिए? ऑफलाइन ही होनी चाहिए? यार पता नहीं, तुम जैसी बोलते हो ना, ये तुम्हारी हिस्ट्री आ जाती है दिमाग में यार, ये मतलब ये बोल कैसे दिया तुमने ऑनलाइन नहीं होनी, मतलब पढ़ते हो नहीं तुम? पढ़ रहे हैं? टेस्ट मतलब टेस्ट कब दोगे? यार 2 अक्टूबर को खींच लेते ना एक क्लास। अच्छा रुक, मैं तो बताता हूँ डेली का रूटीन कैसे बैठ सकता है। आज क्या NWFL क्या करते हो उसमें?